रामपुर गांव के बाहर एक पुराना आधा बना हुआ क्रिकेट स्टेडियम के नीचे एक बहुत बड़ा खाली बेसमेंट है। ये 20 साल पुराना खंडहर है। गांव के सरपंच एक लालची लेकिन मजाकिया इंसान और किरण एक होशियार और जिम्मेदार युवक स्टेडियम के पास खड़े हैं। उनके साथ किरण के 2 दोस्त राजू और बंटी भी हैं। सरपंच जी स्टेडियम को देखते हुए और अपना सिर खुजलाते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, अरे ओ किरण, तू इसे देख रहा है या नहीं? 20 साल हो गए इस मनहूस इमारत को बने। ना कोई यहाँ कभी बल्ला घुमाता है, ना कोई गेंद फेंकता है। दिन में देखो तो लगता है कोई उजड़ा हुआ सराय है, और रात में देखो तो ऐसा लगता है जैसे अभी कोई भूत निकलकर नाचना शुरू कर देगा। इसे देखकर ही मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। सरपंच जी, मैं भी मानता हूँ कि फिलहाल ये किसी काम नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इसे बम लगाकर उड़ा दें। ये हमारे गांव की प्रॉपर्टी है। आज नहीं तो कल किसी काम तो जरूर आएगी। इसे ऐसे ही कैसे तोड़ सकते हैं? अरे बेटा किरण, तू क्या जाने, पंचायत के खाते में आजकल एक चवन्नी नहीं है। मूंगफली खाने के पैसे नहीं हैं। स्टेडियम में लगा सारा लोहा जंग खा रहा है। अगर इस लोहे को कबाड़ी वाले को बेच दें तो गांव के विकास के लिए थोड़ा बहुत फंड तो आ ही जाएगा। और हाँ, नया पंचायत ऑफिस बनाएंगे एकदम चकाचक। उसमें वो बढ़िया सा इटालियन टाइल्स लगवाऊंगा। अपने लिए एक बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी लूंगा और ऑफिस में मस्त एसी लगवाऊंगा। सोच कितना मजा आएगा। सरपंच जी, आप भी ना सपने बहुत ऊंचे देखते हैं। हमारे गांव में दिन में 10 घंटे तो बिजली रानी के दर्शन ही नहीं होते। आपको एसी चाहिए और वो पंचायत ऑफिस में इटालियन टाइल्स लगवा कर क्या उखाड़ लेंगे आप? क्या हमारे गांव की भैंसें वहां जाकर कैटवॉक की प्रैक्टिस करेंगी? सही बात है सरपंच जी, राजू ने एकदम पते की बात कही। और सुनिए, ये स्टेडियम हमारे गांव का इकलौता मॉल है। हम लोग शाम को यहीं बैठकर अपनी चाय समोसा पार्टी करते हैं। सुकून से बैठकर गप्पे मारने के लिए पूरे गांव में बस यही एक जगह है। इसे तोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे? क्या तुम्हारी 2 रुपए की चाय और ठंडे समोसों के लिए मैं गांव का इतना बड़ा विकास रोक दूं? मेरी घूमने वाली कुर्सी का क्या होगा? मजाक छोड़िए सरपंच जी, लेकिन मेरी बात मानिए, इसे अभी मत तोड़िए। देखिए इसका सेलर कितना मजबूत है, इसके पिलर्स कितने मोटे हैं। क्या पता कल को सरकार की नजर पड़ जाए, कोई स्पॉन्सर मिल जाए और ये सच में एक शानदार क्रिकेट ग्राउंड बन जाए, या फिर किसी और बड़े काम आ जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक अच्छी जगह बन सकती है। अच्छा ठीक है भाई, तेरी बातों में आकर फिलहाल मैं अपनी जेसीबी को रोक रहा हूँ। लेकिन याद रख किरण, अगर ये खंडहर किसी काम ना आया ना, तो मैं खुद हथौड़ा लेकर इसे तोड़ना शुरू कर दूंगा। मेरी इटालियन टाइल्स का सपना ऐसे नहीं टूटने दूंगा मैं। और बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। यार किरण, तूने बचा तो लिया इसे अपनी मीठी मीठी बातों से, पर सच बता, हम इसका करेंगे क्या? ये तो सच में एक खंडहर ही है। क्या बताऊं राजू, ये हमारा स्टेडियम है। हमारे गांव वालों की मेहनत का पैसा लगा है इसमें। इसे ऐसे कबाड़ के भाव नहीं जाने दे सकते। वक्त आने पर ये जगह खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगी। 3 दिन बाद रात का समय, गांव में भयंकर बारिश हो रही है। बिजली कड़कने की तेज आवाजें आ रही हैं। हवा बहुत तेज है। किरण अपने घर में परेशान होकर इधर उधर टहल रहा है। खिड़की से बाहर का भयानक मौसम देख रहा है। तभी उसका फोन बजता है। हाँ सरपंच जी, क्या हुआ? अरे बेटा किरण, गजब हो गया, सर्वनाश हो गया। पीछे वाली नदी में पानी अचानक बहुत बढ़ गया है। बाढ़ का पानी सीधा गांव में घुस रहा है। मेरे घर की बाउंड्री वॉल टूट गई है और पानी मेरे आंगन तक पहुंच गया है। मेरी तो धोती गीली हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन बारिश शुरू हुए तो अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी बाढ़ कैसे आ सकती है सरपंच जी? अरे वो ऊपर वाले डैम वालों ने बिना कोई सायरन बजाए, बिना कोई वार्निंग दिए सारे गेट खोल दिए हैं। अब मैं क्या करूं? गांव वालों को कहां ले जाऊं? मेरी तो जान सूख रही है। और मेरी वो नई घूमने वाली कुर्सी जो मैंने पंचायत ऑफिस के लिए खरीदी थी, वो तो पानी में तैरने लगी है। उसे कैसे बचाऊं? अरे सरपंच जी, इस वक्त आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है। पहले इंसानों की जान के बारे में सोचिए। आप शांत रहिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। गांव में तुरंत मुनादी करवाइए, सबको फोन करवाइए। उनसे कहिए कि अपने घर का सबसे जरूरी सामान लें और अपने जानवरों को खोलें और तुरंत उस पुराने क्रिकेट स्टेडियम के पास पहुंचे। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। स्टेडियम? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? उस खंडहर में क्या है? वो तो आधा टूटकर वैसे ही लटका हुआ है।
इस बारिश में वो पूरी इमारत हमारे सिर पर गिर जाएगी। हम पानी में डूबने से नहीं, उस मलबे में दबकर मरेंगे। वो नहीं गिरेगा सरपंच जी, उसके पिलर्स बहुत मजबूत हैं और सबसे बड़ी बात उसका जो सेलर है ना, वो जमीन के लेवल से काफी ऊंचाई पर बनाया गया था। वो बहुत बड़ा है, वहाँ बाढ़ का पानी बिल्कुल नहीं घुसेगा। आप बस सबको वहाँ भेजिए, मैं अभी राजू और बंटी को लेकर वहाँ इंतजाम करता हूँ। आप ज्यादा मत सोचिए, बस निकलिए। रात का समय, स्टेडियम का बड़ा सेलर लाइट नहीं है। 4-5 लालटेन और कुछ इमरजेंसी लाइटें जल रही हैं। गांव के लगभग 50-60 लोग अपने जानवरों और छोटे मोटे सामान के साथ सेलर में जमा है। सब बहुत डरे हुए हैं, ठंड से कांप रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। किरण, राजू और बंटी लोगों को शांत कर रहे हैं, उनके लिए जगह बना रहे हैं। तभी गांव का मशहूर ढाबा चलाने वाला विश्वनाथ, जो अपने लजीज और मसालेदार खाने के लिए पूरे जिले में जाना जाता है, वहां आता है। वो एक बड़ा सा बोरा अपनी पीठ पर लाद कर हाफते हुए आ रहा है। उसके पीछे उसकी पत्नी सरला, एक छोटा गैस सिलेंडर और एक बड़ा स्टोव और कुछ बर्तन भी रखे हैं। हाय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे किरण बाबू, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है रे बाबा। मेरा पूरा ढाबा, मेरे पीतल के बड़े बड़े बर्तन और सबसे जरूरी मेरे खुद के हाथ से पीसे हुए गरम मसाले के डब्बे, सब सत्यानाश हो गया, सब पानी में बह गया। मैं तो बर्बाद हो गया। अजीब आदमी हो तुम, पूरे गांव में पानी भरा, लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर भाग रहे हैं और तुम्हें अपने गरम मसालों की पड़ी। चुपचाप बैठो यहाँ, जान बची तो लाखों पाए। सरला ताई, आप गुस्सा मत करो। चाचा, आप हिम्मत रखो, हम सबकी जान बच गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। एक बार ये बाढ़ का पानी उतर जाए, फिर हम सब मिलकर आपका नया ढाबा शानदार तरीके से बनाएंगे। आप चिंता मत करो। हाँ चाचा, तू फिक्र मत कर। नया ढाबा तो बन जाएगा बेटा, पर इन सबका क्या होगा? देख रहे हो इन बेचारों को, सुबह से घर घर पानी भरने के डर से किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। भूखे बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग ठंड से कांप रहे हैं, पीने को गर्म पानी तक नहीं है। इनका क्या होगा? विश्वनाथ चाचा, एक बात बताओ, तुम ये इतना भारी बोरा लेकर आए हो, इसमें है क्या? और सरला ताई तो सिलेंडर और चूल्हा भी ले आई हैं। अरे बेटा, जब पानी बढ़ने लगा तो मैंने अपनी पिकअप गाड़ी में थोड़ा सा चावल, दाल, आटा, तेल और कुछ मसाले रख लिए थे। सोचा था कहीं सुरक्षित जगह जाकर रसोई लगाऊंगा, पर पानी इतना ज्यादा आ गया कि गाड़ी को वहीं बाहर सड़क के किनारे छोड़ना पड़ा। बस ये एक बोरा राशन और ये सिलेंडर ही बचा पाया। मैं और राजू अभी जाते हैं और तुम्हारी उस पिकअप गाड़ी से सारा राशन और बर्तन यहाँ ढोकर ले आते हैं। एकदम सही। और विश्वनाथ चाचा, तुम यहीं इसी सेलर में अपना चूल्हा क्यों नहीं जलाते? तुम यहाँ अपनी रसोई शुरू करो। अगर इन परेशान और भूखे लोगों को तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो इनकी आधी घबराहट और ठंड तो ऐसे ही भाग जाएगी और तुम्हें भी अपना ढाबा चलाने का सुकून मिलेगा। क्या कह रहे हो तुम लोग? यहाँ इस घुप अंधेरे सेलर में जमीन पर बैठकर मैं खाना कैसे बनाऊंगा? कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ, ना पानी है ना रोशनी। ये कोई अंधेरा सेलर नहीं है चाचा, आज रात ये हम सबका घर है, हमारी जान बचाने वाली जगह है और सिस्टम से ज्यादा अभी लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम खाना बनाना शुरू करो, बाकी पीने का पानी लाने से लेकर सब लोगों को परोसने तक सारी जिम्मेदारी मेरी और मेरे दोस्तों की। तुम बस अपनी कढ़ाई चढ़ाओ। किरण बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनते हो जी? उठो आप, वो लालटेन जरा मेरे पास रखो, मैं जल्दी से आलू और प्याज काटती हूँ। तुम चूल्हा जलाकर तड़का तैयार करो। आज रात हम यहीं अपनी रसोई चलाएंगे। इन रोते हुए बच्चों को देखकर तो मेरे दिल को चैन ही नहीं है। अरे वाह, अपना अंडरग्राउंड ढाबा शुरू होने वाला है। चल राजू, हम जाकर गाड़ी से बाकी राशन ले आते हैं। आज तो विश्वनाथ चाचा के हाथ का खाना इस खंडहर में भी जान डाल देगा। अगले दिन की सुबह, बाहर बारिश अभी भी हो रही है। सेलर के अंदर अब अच्छी खासी गर्माहट है। विश्वनाथ और सरला ने एक कोने में अपना पूरा सेटअप जमा लिया है। तड़के की छौंक की आवाज और गरम गरम खिचड़ी और आलू गोभी की सब्जी की खुशबू पूरे सेलर में फैल गई है। गांव वाले जो कल रात रो रहे थे, आज सुकून से एक लाइन में बैठे हैं। किरण, राजू और बंटी पत्तलों में सबको गर्मा गर्म खाना परोस रहे हैं। एक कोने में सरपंच जी बैठे हैं। वो अपनी पत्तल को ऐसे चाट चाट कर खा रहे हैं जैसे हफ्तों से भूखे हों। आहा, विश्वनाथ भाई, क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। कसम से पूरी जिंदगी में मैंने इतना स्वादिष्ट खिचड़ी कभी नहीं खाई। तुम सच में हमारे गांव के अन्नदाता हो। वो पंचायत ऑफिस के लिए जो एसी में खरीदने वाला था ना,
आज मुझे इस गरम खाने के सामने वो एसी भी बेकार लग रहा है। इस खाने ने तो ठंड से जमे हुए शरीर में आग लगा दी है, आग। अरे नहीं सरपंच जी, ये मेरे हाथ का स्वाद नहीं है, ये आपकी भूख का स्वाद है। और ये सब इस सेलर की मेहरबानी है जिसने हमें यहाँ आसरा दिया है, वरना ये चूल्हा तो पानी में बुझ जाता। सच कह रहे हैं जी, कल रात तो मेरी जान ही निकल गई थी पानी देखकर। अगर किरण बाबू सही समय पर इस जगह के बारे में ना बताते तो आज हम सब कहाँ होते, भगवान ही जाने। क्यों सरपंच जी, याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टेडियम को मत तोड़िए, ये कभी ना कभी जरूर काम आएगा। देखा, आज इसी खंडहर ने पूरे गांव को बचा लिया। अरे हाँ भाई किरण, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं अपनी जिद में आकर इस लोहे को बेच देता तो आज हम सब उस गंदे पानी में मेंढकों की तरह टर्र टर्र कर रहे होते और डूब रहे होते। और सरपंच जी, वो जो पंचायत ऑफिस में आप इटालियन टाइल्स लगवा रहे थे ना, हम सब डूबते डूबते उसी टाइल्स पर फिसलते हुए सीधा समंदर में जाकर गिरते। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेलर के अंदर का तनाव और डर एकदम गायब हो जाता है। सच बताऊं किरण बेटा, इस एक रात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इंसान जब मुसीबत में होता है तभी पता चलता है कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। मैंने जिंदगी भर लोगों को खाना खिलाया है, लेकिन जो सुकून मुझे आज इन लोगों को खाते हुए देखकर मिल रहा है वो मुझे पहले कभी नहीं मिला। मेरी सारी थकान गायब हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा ने रात भर पलक तक नहीं झपकाई, सुबह से ही पूरियों के लिए आटा गूंथ रहे थे। तभी मैं सोचूं कि आज पूरियां इतनी नरम कैसे बनी है। चाचा ने कल रात की बाढ़ का सारा गुस्सा आटे को कूट कूट कर निकाल दिया है। एक बार फिर सेलर में हंसी गूंज उठती है। उस पुराने सेलर में पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलकर रह रहा था। 5वें दिन की सुबह आखिरकार बारिश रुक गई। आसमान एकदम साफ है। गांव की बाढ़ का पानी पूरी तरह से उतर चुका है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। विश्वनाथ और सरला भी अपने बर्तन और राशन के खाली डिब्बे समेट रहे हैं। किरण उनके पास आता है। चाचा, ये गांव और हम सब तुम्हारे और ताई के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। तुम दोनों ने अपनी जान की, अपने नुकसान की परवाह किए बिना इन 5 दिनों में हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। ये गरम खाना नहीं मिलता तो बहुत से लोग बीमार पड़ जाते। अरे पगले, एहसान तो मुझ पर तेरा है। तूने ये जगह ना बताई होती और मेरी गाड़ी से राशन ना मंगवाया होता तो मेरा भी काम तमाम हो गया था। चलो, अब वो पुरानी बातें हो गई, तो चाचा अब वापस जाकर हाईवे वाले उसी पुराने नुक्कड़ पर अपना ढाबा फिर से सेट करोगे ना? चलो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, वहाँ की सफाई करेंगे। विश्वनाथ अपने आसपास के सेलर को बहुत ध्यान से देखते हुए, नहीं बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कल रात मैंने सरला से भी इस बारे में बात कर ली है। क्या फैसला चाचा? अब से मेरा ढाबा हाईवे पर नहीं, यहीं इसी क्रिकेट स्टेडियम के सेलर में चलेगा। क्या? यहाँ इस सेलर में? पर क्यों चाचा? हाईवे पर तो आते जाते ट्रक वाले, यात्री सब रुकते हैं। तुम्हारी अच्छी कमाई होती है। यहाँ गांव के बाहर इस खंडहर में खाना खाने कौन आएगा? बेटा, इस जगह ने मुसीबत में हमारी और हमारे पूरे गांव की जान बचाई है। मेरे लिए तो अब ये किसी मंदिर से कम नहीं है। ये मेरी लकी जगह है। और रही बात हाईवे की, तो यहाँ देखो, ना बारिश का डर ना बाढ़ का डर। मेरे मसाले की डिब्बियाँ यहाँ एकदम सेफ रहेंगी, फुल प्रोटेक्शन। मैं यहाँ बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा, विश्वनाथ का मशहूर अंडरग्राउंड ढाबा। और बेटा, अगर मेरे हाथों में सच में जादू है ना, तो लोग खुशबू सूंघते हुए मीलों दूर से मुझे ढूंढते हुए यहीं आएंगे। हाँ बेटा किरण, मैंने भी यही कहा और सोचा अगर ऊपर कभी क्रिकेट मैच होने लगा तो बच्चे ऊपर खेलेंगे और नीचे आकर हमारे ढाबे में खाना खाएंगे। ऊपर खेल, नीचे मेल। मतलब अपना ये पुराना क्रिकेट स्टेडियम अब हमेशा आबाद रहेगा। ये तो कमाल का आइडिया है। तभी सरपंच जी भी अपना झोला लटकाए वहाँ आते। वो सबकी बातें सुन रहे थे। अरे विश्वनाथ भाई, मैंने सब सुन लिया। क्या गजब का आइडिया निकाला है तुमने। तुम बेधड़क होकर यहाँ अपना ढाबा चलाओ, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं हटाएगा। मैं पंचायत से तुम्हें पक्की परमिशन वाला कागज बनवा कर दूंगा। और हाँ, एक और बात, वो जो पंचायत ऑफिस के इटालियन टाइल्स के लिए मैंने पैसे बचा कर रखे थे ना, वो सारे पैसे मैं तुम्हारे इस अंडरग्राउंड ढाबे की मरम्मत, अच्छी लाइटें और बड़े बड़े पंखे लगवाने के लिए दे दूंगा। हमारे गाँव का ये ढाबा अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। सच में सरपंच जी, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मेरी तरफ से आपको मेरे ढाबे में जिंदगी भर मुफ्त खाना। किरण बाबू की बात आज 100% सच साबित हुई। दुनिया में कोई भी चीज कभी बेकार नहीं होती। किरण उस पुराने स्टेडियम के मजबूत पिलर्स को देखते हुए बहुत सुकून और गर्व से मुस्कुराता है। एक वो वक्त था जब इसे सब एक बेकार खंडहर मानते थे और आज यही पुराना स्टेडियम एक गांव की उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक बहुत ही अनोखे अंडरग्राउंड ढाबे की पहचान बन गया था।